यकीन मानो मेरा, मैं नहीं करना चाहता था। उसकी माँ सुलेखा और मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। सुलेखा के साथ बात करना भी मुश्किल था। वो कभी भी हंसती नहीं थी। वो ऐसी फीलिंग देती थी जैसे हमेशा गुस्से में हो और लड़ने को हमेशा तैयार थी। मैं सुलेखा को सिर्फ 2 बार मिला था। मुझे शक था कि उसको मेरा और रजनी का रिश्ता नापसंद था। रजनी हमेशा जल्दी जल्दी निकलने की करती थी ताकि कुछ लड़ाई ना हो जाए। सुलेखा के आसपास रहना भी नामुमकिन लगता था, जैसे कांच पे चलना। मैं बहुत खुश था जब हमने अपना घर बहुत दूर बना लिया, क्योंकि फिर सुलेखा को मिलना मुश्किल हो गया। पर अब मुझे उसकी मदद चाहिए थी। वो रजनी को मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने अपने दांत खिसाए और उसको फ़ोन लगाया। कौन? वो पहले से ही चिड़ी हुई आवाज़ में बोली। सुलेखा, मैं हूँ, राज। क्या 1 मिनट है तुम्हारे पास बात करने के लिए? मुझे उसकी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही थी। मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो हाँ बोलो जल्दी, उसने बोला। रजनी के बारे में बात करनी थी। वो बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही है और मैं सोच रहा था कि तुम्हें शायद। उसने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियरली बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? उसने पूछा। वो अपनी उंगलियां टेबल पे बजा रही थी जल्दी में। मुझे ये जानना था कि क्या तुमने कभी कुछ अजीब नोटिस किया रजनी में, या कोई मानसिक बीमारी? मैंने पूछा। एक लंबे समय तक वो कुछ नहीं बोली। फिर कहती, ये क्या तुम्हारा कोई नया नाटक है? क्योंकि मुझे हंसी नहीं आ रही। मेरा काम लटका हुआ है तो बुरा ना मानो तो। वो बोली, लेकिन मैं बीच में बोल पड़ा इससे पहले कि वो फ़ोन रखती। सुलेखा, मजाक नहीं, मैं सच्ची में रजनी की मानसिक स्थिति को लेकर परेशान हूँ। हाल ही में उसके व्यवहार में बहुत ही चेंज आया है। मैं बहुत परेशान हूँ और सोचा कि उसकी माँ को कुछ तो पता होना चाहिए, मैंने बोला। मेरी आवाज़ में निराशा झलक रही थी। अगर तुम सच्ची में चिंतित हो तो डॉक्टर के पास जाओ ना। मेरे से क्या चाहते हो? वो चिढ़कर बोली। मुझे पता था कि वो किसी भी सेकंड फ़ोन रखेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है मुझसे। प्लीज़, मेरे लिए ही नहीं तो रजनी के लिए कुछ करो, मैं बोला। उसकी सांस अब तेज़ हो रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि शांत रहे, लेकिन असफल हो रही थी। सुलेखा, क्या हुआ? मैंने पूछा। राज, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस यही सलाह दूंगी कि प्रोफेशनल्स की मदद लो। दोबारा यहाँ कॉल मत करना, बाय। मैं कुछ बोलने लगा, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। मैं कॉल के बारे में सोचने लगा। सुलेखा ने जैसे ठान ली हो कि वो मदद नहीं करेगी, चाहे वो मुझे नापसंद करती हो, लेकिन खुद की बेटी को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फ़ोन पे हुई बातचीत को मन में दोहराने लगा। सोचा कि शायद कुछ छूट गया हो। आखिर में हार मानने ही वाला था कि उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। प्रोफेशनल्स की मदद लो, उसने यही कहा था। और उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी कांप रही थी जब उसने ये मुझे बोला। इसका ज़रूर कुछ मतलब था। पर उसका इससे क्या मतलब था? मैंने सोचा शायद डॉक्टर्स की बात कर रही थी, लेकिन शायद किसी और की बात कर रही थी। कोई ऐसा जिसका जिक्र करना उसके लिए मुश्किल था। मैंने आकाश के घर आने का इंतज़ार किया और फिर एक बहुत लंबी बातचीत के बाद मैंने उसको और हर्षा को मना लिया कि रजनी को मानसिक रोग था और उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैंने उनको सब कुछ नहीं बताया, बस उनको वो बाथरूम वाला सीन बताया, कैसे वो पर्दे के पीछे से मुझे नहाते देख रही थी। वो हैरान तो थे, लेकिन मेरी मदद करना चाहते थे, और रजनी की भी। फिर भी उन्होंने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं सोचा। उनको अजीब लगा, लेकिन कुछ खतरनाक नहीं लगा। वो बस कहते रहे कि रजनी कोई
अजीब सा मजाक कर रही है। शायद यूट्यूब के लिए, हर्षा ने कहा। आकाश नहीं चाहता था कि अभी पुलिस को बताना चाहिए। उसने मेरे साथ चलने का प्रस्ताव रखा और मैं मान गया। वो बोला कि आराम से बात करके उसको डॉक्टर के पास जाने को राज़ी करवाएंगे। कम से कम मैं उस घर में अकेला तो नहीं जा रहा था, मैं सोच के खुश हो रहा था। आज सुबह ही हम गाड़ी पे मेरे घर गए, ब्रेकफास्ट के बाद। रात को जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जैसे ही गाड़ी पार्क करी, मेरे पेट में हलचल होने लगी। रजनी की गाड़ी वहाँ नहीं थी, फिर भी मैं रिलैक्स ना कर पाया। सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और 1 सेकंड के लिए तो लगा कि उसकी आंखें दरवाजे के पीछे से देख रही थी। मैं कांप रहा था, पसीना बहुत आने लगा। आकाश बिल्कुल ठीक था। उसने अपने हाथ जेबों में डाले हुए थे, पूरे आराम में बैठा था। मुझे उससे थोड़ी जेलसी सी हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और एकदम से सड़ी हुई बदबू आई। आकाश को भी आई और वो मेरे पीछे पीछे अपना नाक बंद किए आया। घर का फर्श क्या टट्टी से साफ करते हो? वो मुंह में बोला। चुप कर, मैं बोला रजनी को ढूंढते हुए। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन घर में एकदम रात जैसा अंधेरा था। सारे पर्दों ने खिड़कियों को ढका हुआ था। सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। अगर मैंने 2 दिन पहले ये घर ना छोड़ा होता तो मैं सोचता कि ये घर तो बहुत देर से किसी ने छोड़ दिया होगा। सब कमरों में गए, रजनी को ढूंढते ढूंढते, उसको आवाज़ लगाते। तू सोफे के नीचे क्यों देख रहा है? आकाश ने पूछा। तेरी घरवाली को ढूंढ रहे हैं, कोई बिल्ली थोड़ी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मूर्ख हूं। ऊपर चल के देखते, मैं बोला। आकाश मेरे पीछे ऊपर स्टेयर्स चढ़ गया, बाथरूम और बेडरूम चेक करने के लिए। कुछ पौड़ियों पे कांच गिरा हुआ था और हम ध्यान से उसके ऊपर से निकले। मैंने देखा कि सीढ़ियों पे जो मेरा और रजनी का एक शादी वाला फ़ोटो था वो टूटा पड़ा था। सारा कांच गायब था फ्रेम से। मैं फ़ोटो को देखता रहा, मेरा दिल भारी होने लगा। हमने वो फ़ोटो बस शादी की शपथ लेने के बाद खिंचवाई थी। वो लहंगे में कितनी सुंदर लग रही थी। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। कभी सोचा नहीं था कि वही चेहरा आज मुझे इतना डरावना लगेगा। हमने बेडरूम चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं बाथरूम में जाने से कतरा रहा था। उस रात का दृश्य मेरे आंखों के आगे था। आकाश ने नोटिस किया और कहा कि वो अकेला जा सकता है अगर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने मना कर दिया। सो हम इकट्ठे बाथरूम में गए, शावर चेक किया। बाथरूम ऐसे लग रहा था जैसे उस रात के बाद अंदर कोई आया ही ना हो। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है। तुम अपने कुछ कपड़े पैक कर लो, हम यहाँ कल फिर से आ जाएंगे, आकाश ने बोला। मैं बेडरूम में गया और एक बैग में अपने कपड़े डालने लगा। जब मैंने अपनी अलमारी में देखा तो मुझे उल्टी सी आने लगी। वो सड़ने की बदबू वहाँ से आ रही थी। आकाश ने देखा और उसके चेहरे का सारा रंग उतर गया। उसको बेडरूम से बाहर जाना पड़ा, वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बस अलमारी के अंदर देखता रहा। कम से कम 1 दर्जन आंखों के डेले वहाँ पड़े थे, 2-2 के जोड़े जैसे सजाए हुए थे। कुछ सिक्के जितने बड़े थे और कुछ मार्बल्स जितने छोटे। मैं सोचने लगा कि ये आंखें उसने कौन से जानवरों से इकट्ठी की होंगी और कैसे। भाई, मेरे से तो अपनी बीवी की शू कलेक्शन नहीं सही जाती, पर बहन जो तेरी बीवी यहाँ आंखें इकट्ठी कर रही है, आकाश बोला बाहर हॉल से। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मैं बोला, अपना बैग लिया, अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और बाहर हॉल में गया। एक लंबी सांस ली। वो सड़ने वाला स्वाद मेरी ज़ुबान पर आ रहा था। बहनचो, ऐसा कौन करता है? आकाश बोला।
मैंने तुम्हें कोशिश की थी बताने की कि उसको मदद की ज़रूरत है, मैं बोला। उसको डॉक्टर की नहीं, ओझा की ज़रूरत है, वो बोला। तुम आ रहे हो या नहीं? मुझसे नहीं यहाँ खड़ा जाता। और आकाश एकदम से चुप कर गया और डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने उसको कुछ नहीं पूछा, मुझे खुद महसूस हो चुका था मुझे कोई देख रहा था। मैं घूमा, मेरी आंखें बेडरूम के हर कोने में कुछ ढूंढ रही थी। आकाश, मैं धीमे से बोला और देखा कि हमने कुछ मिस कर दिया था। बेड के नीचे अपनी साइड पे लेटी एक उत्तेजित बच्चे जैसे मेरी बीवी थी। उसने अपने हाथ अपनी ठोडी के नीचे रखे थे और वो कांप रहे थे। अब जब उसको पता चल गया था कि हमने उसको देख लिया था, वो हल्की हल्की आवाज़ करने लगी, जैसे हिचकियाँ आ रही हों, जैसे कि उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो वही चौड़ी आंखें और वो भयंकर मुस्कान। अंदर से आवाज़ यही कह रही थी कि भाग भाग। लेकिन ये मेरी बीवी थी, कितनी भी पागल क्यों ना हो, मेरी बीवी थी। मुझे उसकी मदद करनी थी। रजनी, मैंने नरमी से बोला। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका सर 2 बार ऊपर नीचे हुआ, जैसे वो हाँ कह रही हो। बेबी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ओके? मुझे करने दो प्लीज़, मैंने पूछा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया उसकी तरफ, ऐसे जैसे कोई खतरनाक जानवर के पास जा रहा हूँ। आई लव यू रजनी, मैं बोला, उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए। उसके अंदर से हल्की सी रोने की आवाज़ आई और मेरा मन किया कि मैं भाग जाऊं। उसके कंधे कांपने लग पड़े और आंखें भी बहुत बड़ी हो गई थी। मैं नीचे झुका ताकि उसको ठीक से देख पाऊं और एकदम से मुझे खून दिखा। उसके हाथ खून से लथपथ थे। रजनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा खून बह रहा है, मैं बोला। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। उसकी उंगलियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पियानो बजा रही हो। उसकी उंगलियां जब उसकी ठोडी को टच करती तो खून लग जाता। मुझे घिन आ रही थी, उससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी। मेरा गला उल्टी से भर रहा था। उसके होंठ सूखे पड़े थे और दरारों में खून जमा हुआ था। मुझे पता था वो खुद से बाहर नहीं आएगी, पर मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैं और पास गया और उसकी तरफ मैंने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हिचकियाँ और ऊंची हो गई और उसकी उंगलियां और तेज हिलने लगी। तब मैंने देखा उसकी उंगलियों के बीच में खून बह रहा था। हे भगवान रजनी, तुम्हारा खून बह रहा है, मैं बोला। स्वाभाविक ही मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसको छू पाता, उसका हाथ मेरी तरफ फुर्ती से बढ़ा। एक तीखा दर्द मेरे बाजुओं से गुजरा और मैं पीछे को गिर पड़ा। मेरी बाजू जल रही थी और खून कारपेट के ऊपर गिर रहा था। मैंने दर्द में उसकी तरफ देखा। वो हंस रही थी। हाथ में उसके एक कांच का टुकड़ा था। सब ठीक है अंदर? आकाश ने बाहर से कहा। मैंने अपना सर हल्का सा घुमाया और उसको बोला हाँ। मेरी बाजू मैंने अपनी छाती के साथ लगा ली। जब मैंने मुड़ के रजनी को देखा तो वो कहीं और देख रही थी, मेरी तरफ नहीं। ना ही वो अब हंस रही थी। वो आकाश को घूर रही थी, जैसे कोई भूखा शेर किसी हिरन को ताड़ रहा हो। उसका मुंह अभी भी खुला ही था, लेकिन अब वो गुस्से में थी। मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वापस हॉल की तरफ चल पड़ा, बिना रजनी से आंखें हटाए। तुम्हारा खून बह रहा है क्या? आकाश ने पूछा। जैसे ही उसने ये पूछा, रजनी बहुत तेजी से बेड के नीचे से निकलने लगी। मुट्ठी में उसके कांच का टुकड़ा था। आकाश भागो, गो, मैं चिल्लाया। वो डर के मारे हिल ना सका। वो अभी भी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, मेरी बीवी को डर से देख रहा था। रजनी बेड के नीचे से बाहर आई, बेडरूम के दरवाजे पे रुक गई और उसका चेहरा गुस्से से भरा था।
उसका सारा बदन तनाव में था, खून उंगलियों से नीचे फर्श पर गिर रहा था। हे मेरे भगवान रजनी, आकाश बोला, हाइड एंड सीक खेल रही हो? मैं पीछे हटा और आकाश को सीढ़ियों की तरफ धकेला। निकलो आकाश, मैंने धीमे से लेकिन दृढ़ता से कहा। रजनी अपना सर ऊपर नीचे हिलाने लग गई और मुस्कुरा रही थी। इतना मुस्कुरा रही थी कि उसकी ठोडी लगभग उसकी छाती को छू रही थी। आकाश ने भगवान का नाम लिया और फिर सीढ़ियां भाग कर उतरा। मैं वही खड़ा था, अटका हुआ था अपने प्यार और खुद की जिंदगी को लेकर। मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं, मैं बोला आंसू रोकते हुए। उसकी आंखें मेरे पर फिर से आई। उसने कांच को ऊपर उठाया और खुद के आगे पकड़ा और फिर वो मेरे पीछे तेजी से भागी, मुस्कुराती हुई। शुक्र है तब मेरी बॉडी ने साथ दिया। मैं सीढ़ियों से भागा, सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, अपनी बाजुओं को मेरी गर्दन पे लपेट लिया। उसका मुंह मेरे कान में था, हिचकियां ले रहा था। मैंने किसी तरह उसको खुद से हिलाया। वो फर्श पे गिर पड़ी। पीठ पे एकदम से दर्द हुआ जैसे ही वो गिरी, लेकिन मैंने बस दरवाज़ा खोला और गाड़ी में घुस गया। आकाश बाहर घास पे खड़ा था, पुलिस से बात कर रहा था। मैंने एक शब्द नहीं बोला, बस गाड़ी में घुस गया। आकाश भी समझ गया और मेरे पीछे आ गया। मैंने गाड़ी का रियर व्यू मिरर देखा। यकीन था कि वो पीछे भाग रही होगी, लेकिन कोई नहीं था। मैं सीधा हॉस्पिटल गया और अपनी बाजू और पीठ पर स्टिचेस लगवाए। पुलिस ने बहुत सवाल किए। घर भी गई रजनी की तलाश में, लेकिन बेशक वो वहाँ नहीं थी। पुलिस ने मुझे कुछ देर किसी दोस्त के पास रहने की सलाह दी, जब तक उनको रजनी का कुछ पता ना मिलता। पर मुझे पता था कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं था, बस पता था। मैंने आकाश को उसके घर ड्रॉप किया और फिर एक होटल बुक करवा लिया। और इस होटल में हूँ मैं अभी पिछले 4 घंटों से, उम्मीद लगाए बैठा कि पुलिस उसको ढूंढ लेगी और उसकी मदद करेगी। पर अब मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि 40 मिनट पहले मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। बस 3 शब्द, तुम्हें ढूंढ लिया। साथ में एक फ़ोटो थी। पिक्चर थोड़ी ब्लरी थी, लेकिन मुझे झटके से पता लग गया कि फ़ोटो में क्या था। मेरी बीवी की आंख। बस इसके बाद मैं तुरंत ये सब लिख रहा हूँ। क्या करूँ मुझे नहीं पता। मैं अकेला हूँ और डरा हुआ हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई देख रहा हो।